ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम करने से भूख तेज होती है और संयम अतिभोग से रोकता है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। भारत की दिव्य पथ प्रदर्शक की बात हो रही है, ज्योतिबा फुले की बात हो रही है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और आप देखते हैं कि 28 नवंबर 1890 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आर्टिकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। ये आज 11 अप्रैल हम सभी के लिए बहुत विशेष दिन है। आज भारत के महान समाज सुधारकों में से एक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती है। इस वर्ष यह अवसर और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके 200वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। महान समाज सुधारक महात्मा फुले का जीवन नैतिक साहस, आत्मचिंतन और समाज के हित के लिए अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। महात्मा फुले को केवल उनकी संस्थाओं या फिर आंदोलनों के लिए ही याद नहीं किया जाता है, बल्कि उन्होंने लोगों के मन में जो आशा और आत्मविश्वास जगाया उसका व्यापक प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। उनके विचार देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज है। महात्मा फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र में एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन शुरुआती चुनौतियां कभी उनकी शिक्षा, साहस और समाज के प्रति समर्पण को नहीं रोक पाई। उन्होंने हमेशा यह माना चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि उन्हें अनदेखा करना चाहिए। बचपन से महात्मा फुले बहुत जिज्ञासु थे और अपनी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक पुस्तकें पढ़ते थे। वे कहते भी थे कि हम जितना ज्यादा सवाल करते हैं उनसे उतना ही अधिक ज्ञान निकलता है। साफ है कि बचपन से मिली जिज्ञासा उनकी पूरी यात्रा में बनी रही। महात्मा फुले के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मिशन थी बनी और उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं बल्कि ऐसी शक्ति है जिसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। और जब समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, तब उन्होंने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए स्कूल खोले और वे कहते थे कि बच्चों में जो सुधार माँ के माध्यम से आता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अगर स्कूल खोले जाएं तो सबसे पहले लड़कियों के लिए खोले जाएं। उन्होंने शिक्षा को न्याय और समानता का माध्यम बताया। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण हमें आज भी बहुत प्रेरित करता है और पिछले एक दशक में भारत ने युवाओं के लिए शोध और नवाचार को बहुत प्राथमिकता दी है। एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास किया है जिसमें युवा सवाल पूछने, कई चीजें सीखने और नवाचार के लिए प्रेरित हों। ज्ञान, कौशल और अवसरों में निवेश करके भारत अपने युवाओं को देश की प्रगति में आधार स्तंभ बना रहा है। अपने शैक्षणिक ज्ञान और बौद्धिकता से महात्मा फुले ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की गहरी जानकारी हासिल की। वे कहते थे कि किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय समाज को कमजोर करता है। उन्होंने देखा कि सामाजिक असमानताएं गांव में लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इसलिए उन्होंने गरीबों, वंचितों, कमजोर वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी हर संभव प्रयास किए। महात्मा फुले ने कहा था कि जोपर्यंत समाजातील सर्वांना समान अधिकार मिलत नाही, तो पर्यंत खरे स्वतंत्र मिलत नहीं। यानी कि जब तक समाज में सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। और इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की और उनका सत्य शोधक समाज आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन सामाजिक सुधार, सामुदायिक सेवा और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा था। यह महिलाओं, युवाओं और गांव में रहने वाले लोगों को पुरजोर आवाज बना। यह आंदोलन उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि समाज में मजबूती के लिए न्याय, हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और सामूहिक प्रगति
जरूरी है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी साहस की मिसाल रहा। लगातार लोगों के बीच रहकर काम करने का असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा, और लेकिन गंभीर बीमारी भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकी। एक गंभीर पक्षाघात के बाद भी उन्होंने अपना काम और संघर्ष जारी रखा। उनका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण कभी नहीं डगमगाया। आज भी करोड़ों लोग उनके जीवन के इस पहलू से प्रेरणा लेते हैं। महात्मा फूले का स्मरण सावित्रीबाई फूले के सम्मानजनक उल्लेख के बिना अधूरा है। वे स्वयं भारत की महान समाज सुधारकों में से एक थी। भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में शामिल सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। महात्मा फूले के निधन के बाद भी उन्होंने इस कार्य को जारी रखा। वर्ष 1897 में प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने मरीजों की इतनी सेवा की कि वे स्वयं भी बीमारी की शिकार हो गईं और उनका निधन हो गया। भारत भूमि बार बार ऐसी महान विभूतियों से धन्य होती रही, जिन्होंने अपने विचार, त्याग और कर्म से समाज को मजबूत बनाया। उन्होंने बदलाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वयं बदलाव का माध्यम बने। और आप देखते सदियों से हमारे जीवन में समाज सुधार की आवाज उन्हीं लोगों से उठी जिन्होंने पीड़ा को भाग्य नहीं माना, बल्कि उसे खत्म करने के प्रयासों में जुटे रहे। महात्मा ज्योतिराव फूले भी ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। मुझे 2022 में पुणे की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने महात्मा फूले की भव्य प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उनके 200वें जयंती वर्ष की शुरुआत पर हम उनके विचारों को अपनाकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें शिक्षा के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करना होगा, अन्याय के प्रति संवेदनशील बनना होगा, और यह विश्वास रखना होगा कि समाज अपने प्रयासों से ही खुद को बेहतर बना सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज की शक्ति को जनहित और नैतिक मूल्यों से जोड़कर भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। यही कारण है कि आज भी उनके विचार करोड़ों लोगों में नई उम्मीद जगाते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले 200 साल बाद भी केवल इतिहास का नाम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के मार्गदर्शक बने हुए हैं। ये लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। ये मासूम संवेदनाएं। जब भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो कहते हैं जीवन के सबसे खूबसूरत पल बचपन के होते हैं। कोई चिंता नहीं होती है, जब भी चाहा खाया, जब जी चाहा रोए, और अपने मन की चीज चाहने की जिद की। सामान्य परिस्थितियों में वह चाहत अक्सर पूरी भी हो जाती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा अल्हड़पन धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी इच्छाएं मात्र प्राकृतिक आवश्यकताओं तक सीमित होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे उसकी मनोरंजन की आवश्यकताएं प्रकट होती हैं, पर यह अनिवार्य नहीं है कि उसे किसी खास तरह के खिलौनों की आवश्यकता हो, और उसके लिए मिट्टी भी खिलौना हो सकता है। वह जो कुछ अपने आसपास देखता है उसे ही जिज्ञासावश छूता है, महसूस करता है और अपना मनोरंजन करता है। बालपन की जो सबसे आकर्षक प्रवृत्ति है बच्चों की बेफिक्री, उनका मस्तानापन, बेफिक्री जीवन में हमेशा ही एक बार फिर से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बच्चा बन जाने की इच्छा बनाए रखने के लिए मजबूर कर देती है। शायद इसलिए सुदर्शन फाकीर ने लिखा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भली छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। दरअसल बचपन ऐसा होता है कि उसे फिर से पाने के लिए एक बार सब कुछ लौटा देने की को जी चाहता है। एक बच्चे की सबसे अद्भुत शक्ति होती है उसके भीतर बसने वाला असीम विश्वास, ऐसा विश्वास जो उसे कभी उदास नहीं होने देता। अगर वह एक पल रोता है तो दूसरे ही पल फिर हंसकर अपने खेल में लग जाता है। बच्चा या तो हंसता है या रोता है, उदास नहीं होता। उसे मानो कोई चिंता नहीं होती कुछ खोने की। यूं भी वह क्या खोएगा, उसके पास जिस समय जो होता है उसे ही वह अपना सर्वस्व मान लेता है। हम कभी ध्यान से किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखें तो पाएंगे कि अगर वह किसी एक खिलौने से खेल रहा है और उसे कोई दूसरा खिलौना मिल जाता है कहीं से, तो वह पहले वाला खिलौना छोड़कर दूसरे से खेलने में लग जाता है, और वह यह बिल्कुल नहीं सोचता कि पहले वाले खिलौने को जाकर कहीं छुपा दूं या फिर ताले में बंद कर दूं और उसके बाद दूसरे से खेलूं। वह सहज ही पहले को छोड़ता है और दूसरे से अपनी जिज्ञासा शांत करने में लग जाता है। यानी वह पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। ना तो वह पहले वाले खिलौनों को याद करता है और ना ही आप देखेंगे यह सोचता है कि अब उसे अगला कौन सा खिलौना मिलने वाला है।
जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो सब कुछ छोड़कर रोना शुरू कर देता है। उसके पूरा होते ही रोना भूलकर फिर खेलने लगता है। उसे एक इस बात का भी दुख नहीं होता कि उसे रोना पड़ा। उसके पास अहंकार नहीं होता है जिसे रोने से या किसी से गुहार लगाने में चोट महसूस हो। इसके विपरीत अगर हम अपनी बात करें तो हमारी स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। हम अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा फिक्र करने और उदास रहने में बिता देते हैं। हम या तो अतीत के दुखों में डूबे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में। सूरज की रोशनी हम पर उतना प्रकाश नहीं डाल पाती जितना बीत चुकी रात या आने वाली रात का अंधेरा हमें खुद में डुबोए रखता है। इस चिंता के बीच वास्तव में हमारा अपना अहंकार होता है जो हमें सब कुछ का नियंता मानने और अपने नियंत्रण में रखने को प्रेरित करता है। हम न केवल अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं बल्कि उससे भी आगे बढ़कर अपने परिवार के लोगों, दोस्तों, पड़ोसियों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। गौर से विश्लेषण करने पर यह पता चलेगा कि जीवन में रहने वाला अधिकतर तनाव हमें अपनी जीवन रूपी गाड़ी को नियंत्रित करने से नहीं मिलता बल्कि सबकी गाड़ी के रिमोट कंट्रोल को हासिल करने की कोशिश में लगे रहने से मिलता है। हम मुट्ठी बांध कर आते हैं और इस संसार में और हाथ पसार कर चले जाते हैं। वास्तव में प्रकृति जीवन की शुरुआत अंत के बीच एक यात्रा की मंजिल शुरू से ही तय कर देती है। मतलब हम बंध कर आते हैं और हम मुक्त होकर जाना है। जीवन वास्तव में बंधन से मुक्ति की यात्रा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने माता पिता अपने आप से ज्यादा विश्वास करता है और किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने विवेक पर विश्वास रखते हुए कर्म करना चाहिए। और प्रकृति हमें उन्हीं संसाधनों से विराजती है और जिसकी हम पात्रता रखते हैं। इसलिए हमारे सारे कर्म और हमारी सारी ऊर्जा अपनी पात्रता को बढ़ाने और बनाए रखने में लगनी चाहिए। और जिस तरह एक ही माता पिता की हर संतान अपने जीवन में अलग अलग मंजिलें तय करती है, ठीक उसी तरह हर मनुष्य को प्रकृति ने जीवन दिया और उसे आकार देने वाले संसाधन भी। सबकी अपनी यात्रा है और जीवन के स्थूल लक्ष्य भी है, मगर प्रकारांतर से मंजिल सबकी एक है। हमें यह पाना है, खेलना है, सीखना है और उसे किसी और के लिए छोड़ते जाना है। समेटने में अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी चाहिए क्योंकि तब बहुत से खिलौने अछूते रह जाएंगे और हम तमाम नई सीखों से वंचित रह जाएंगे। देख रहा है बचपन, देखिए ये टिप्पणियाँ रहती हैं छोटी छोटी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती हैं। जोखिम में बचपन, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन नौनिहालों में को हम देश का भविष्य मानते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे आज बहुस्तरीय जोखिम के बीच से गुजर रहे हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के अनेक रूप के अलावा बाल तस्करी का संजाल आज इस कदर जटिल होता जा रहा है कि इससे निपटना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि इस अपराध को काबू में करना और बच्चों को इस खतरे से बचाना सरकार की अनिवार्य जिम्मेदारी और सबसे ऊपर की प्राथमिकताओं में दर्ज होना चाहिए। मगर हालत यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देना पड़ रहा है कि वे बच्चों के खिलाफ इस अपराध को गंभीरता से लें। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। गौरतलब है कि बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। कहा कि संगठित गिरोह देश भर में सक्रिय है। अगर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि बाल तस्करी के फैलते जाल पर शीर्ष अदालत के सख्त रुख के बावजूद कई राज्यों ने अब तक न जरूरी रपट तैयार की और न ही समितियां बनाई। समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताई। दरअसल करीब एक वर्ष पहले अदालत ने अपने एक फैसले में संगठित तस्करी के जाल को तोड़ने के लिए कई संस्थागत सुधारों के निर्देश दिए थे। इनमें तस्करी के मामलों में 6 महीने के भीतर हर रोज सुनवाई करना, मानव तस्करी रोधी इकाइयों को मजबूत करना और जांच प्रक्रिया में सुधार करना शामिल था। अदालत ने राज्यों को यह निर्देश दिया था कि वे तस्करी की संभावित संवेदनशील स्थानों की पहचान और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां बनाएं और लापता बच्चों के मामले को तस्करी मानकर जांच शुरू करें। मगर इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के रुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई राज्यों ने अभी तक यह तय प्रारूप में रपट तक दाखिल नहीं की और सरकारी तंत्र में इस इच्छा शक्ति के अभाव, उदासीनता की वजह क्या है। जो बच्चों की तस्करी का शिकार हो जाते हैं उनमें ज्यादातर समाज के गरीब और कमजोर तबके से आते हैं।
यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि देश में बाल तस्करी का संकट पिछले कुछ वर्षों के दौरान कितना गहरा गया है। खास तौर पर कोविड महामारी के बाद बच्चों के लापता होने के मामलों में काफी तेजी दर्ज की गई है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा गंभीर है। सही है कि लापता होने वाले तमाम बच्चों में से कईयों को पुलिस खोज लेती है, लेकिन उनमें से बहुत की कोई खबर नहीं मिलती। सवाल है कि जिन बच्चों को नहीं खोजा जा पाता वे कहां जाते हैं और उनके साथ क्या होता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। देश भर में जो बच्चे गायब हो जाते हैं उन्हें बाल मजदूरी से लेकर यौन शोषण और अपराध की दुनिया के अंतहीन दलदल में झोंक दिया जाता। एक परिवार अपने बच्चे के लापता होने के बाद किस दंश और दुख से गुजरता है यह शायद बताने की जरूरत नहीं है, मगर कोई भी समाज और सत्ता बच्चों की तस्करी के मुद्दे को लेकर अगर गंभीर नहीं है तो यह एक तरह से अपने ही भविष्य की त्रासदी को नजरअंदाज करना है। एक हिंसा का मानस बिहार के अररिया जिले में गुरुवार को मामूली कहासुनी के बाद सत्तू विक्रेता द्वारा चाकू से हमला कर एक वाहन चालक की हत्या कर देने और इसके उपरांत आक्रोशित भीड़ द्वारा आरोपी को पीट पीट कर मार डालने की घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हिंसक होती प्रकृति को भी फिर से उजागर किया। आखिर क्या वजह है कि किसी मामूली बात पर व्यक्ति को जान से मार देने वालों के हाथ जरा भी नहीं कांपते हो, न ही उनके चेहरे पर कानून का कोई खौफ नजर आता है। अगर कोई अपराध करता है तो उससे सजा देने के लिए कानून और न्यायिक प्रक्रिया मौजूद है। भीड़ को यह अधिकार किसने दिया कि वह सरेआम किसी को पीट पीट कर मार डाले? इसे अराजकता नहीं तो और क्या कहा जाएगा? इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि हमारे सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों का क्षरण किस स्तर तक पहुंच गया। देश भर में इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं कि किसी ने मामूली बात पर दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से गौर किया जाए तो यह बात निकलकर सामने आती है कि जिस विवाद पर किसी बड़े अपराध को अंजाम दिया गया उसे धैर्यपूर्वक बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता था। पुलिस के मुताबिक अररिया की घटना के पीछे विवाद सिर्फ इतना था कि एक व्यक्ति ने अपने वाहन सत्तू बेचने वाले के ठेले के सामने खड़ा कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। सत्तू विक्रेता ने वाहन चालक की हत्या कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। सवाल है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पहले बीच बचाव क्यों नहीं किया? जब हत्या कर दी गई तो वही भीड़ हिंसक कैसे हो गई? इसकी एक वजह सुरक्षा एजेंसियों का लापरवाह रवैया भी है और जिस कारण समाज के एक वर्ग में कानून का कोई भय नहीं है। इस बात पर गौर किए जाने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के भीतर हिंसा और नफरत का भाव इतना गहरा होने का कारण क्या है, उसके स्रोत क्या है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। ये है देखिए बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। धन्यवाद।